हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसको हमने बोला था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में कुछ प्रीव्यू कि कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी, उसका इंट्रोडक्शन था, उसके प्रकार थे, श्वसन क्रियाधार थे, श्वसन का स्थल माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर श्वसन की क्रियाविधि थी जिसके अंदर हमने सामान्य पथ और एचएमपी पथ पढ़ा। सामान्य पथ के 4 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस था, है ना। ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुविक एसिड बना था उसका ऑक्सीकारी वीकार्बोक्सिलेशन यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन था। उसके बाद में क्रेब चक्र आया था और लास्ट में ईटीएस था। फिर हमने बात की थी ईटीएस के द्वारा क्या किया था। ईटीएस के द्वारा अपने पास में ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आए थे और वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और इस वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के साथ में ऊर्जा कैसे रिलीज की थी, तो हमने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ी थी, यानी कि रसोपरासरणी सिद्धांत। किसने दिया था? पीटर मिशेल ने दिया था। उसने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है उसके दोनों तरफ मतलब एक तरफ तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और दूसरी तरफ मैट्रिक्स, जो प्रोटॉन की प्रवणता होती है, उसी प्रवणता के कारण ही हाइड्रोजन जो आयन है F0 F1 पार्टिकल से पंप होते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तब जाकर के एनर्जी का क्या होता है, एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज अपने पास में एक टॉपिक है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या बोले इसको बेटा? प्रकाश संश्लेषण। नाम से पता चल रहा है बेटा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स प्रकाश या सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनना। क्या बनना? भोजन बनना। लाइट की उपस्थिति में फॉर्मेशन होना, सिंथेसिस होना, बनना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलो, प्रकाश संश्लेषण की बेटा डेफिनेशन क्या है? छोटी क्लासों में 5वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण ये होता है किसी को परफेक्ट एकदम एग्जैक्ट रूप से याद? हाँ बेटा बोल। हाँ, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, मृदा से, सॉइल से जल अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और उसके साथ में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है, स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डेफिनेशन भी चेंज होती जाती है। चेंज का मतलब बदलाव नहीं होगा, होगी वही डेफिनेशन, बस उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती रहती है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, इस फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या है, कौन सी अभिक्रिया है? हमने बोला कि 6CO2 प्लस 12H2, यानी कि वातावरण में मौजूद CO2 और मृदा से जल को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसके साथ में जल का अणु भी निकल जाता है, यानी कि जितनी भी बनने वाली बिल्डअप रिएक्शन जितनी भी है, बिल्डअप का मतलब बनने वाली जितनी भी अभिक्रिया है वो इसमें आएगी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले चैप्टर में चलेंगे जहां आपको बताया था कि सजीव के डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन से होते हैं और उनके अंदर एक कैरेक्टर था मेटाबॉलिज्म, उपापचय। उपापचय का मतलब जटिल का सरल में बदलना या सरल मिलकर के जटिल का बनना। इस आधार पर 2 अभिक्रियाएं थी, 2 कथन थे, 2 स्टेटमेंट थे। एक था कैटाबोलिज्म, एक था कैटाबोलिज्म का मतलब क्या करना, कट करना। एनाबोलिज्म का मतलब क्या करना, बनाना। कैटा का मतलब कट करना, जो श्वसन वाली प्रक्रिया हमने पहले पढ़ी वो कैसी अभिक्रिया थी, कैटाबोलिज्म। यहाँ बनने वाली अभिक्रिया हो रही है ना। तो ये किस प्रकार का मेटाबॉलिज्म होगा, एनाबोलिज्म। बताया था आपको, एना का मतलब आना, देखो ये कैसी अभिक्रिया है बेटा, एनाबोलिज्म।
एनाबोलिज्म का मतलब है उपचय, बनने वाली अभिक्रिया है। क्लियर? बनाने का मतलब यहां हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहां एनर्जी एटीपी अणु बन रहे थे, यहां पर क्या होंगे? खर्च होंगे। कैसे? तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक एनाबोलिक अभिक्रिया है, उपचय अभिक्रिया है, जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थ कौन से? जटिल कार्बनिक पदार्थ, कौन से? C6H12O6 का निर्माण होता है। का क्या होता है बेटा? ये तो इस प्रकाश संश्लेषण की एक परिभाषा। और देखें तो काम कौन आ रहा है बेटा? प्रकाश ऊर्जा, सॉरी प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा से किसका निर्माण? तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन विच लीड्स टू कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा को हम भोजन ऊर्जा में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, ये भी बोल सकते हैं। दूसरी बात करें, जैसे अभिक्रिया देखो क्या हो रहा है? CO2 और H2O। CO2 से क्या बन रहा है? C6H12O6 बन रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन निकलना मतलब कि अपचयन होना। क्लियर? इधर है H2O, जो H2O है वही क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है, और जो CO2 है वही क्या कर रही है? C6H12O6 का निर्माण कर रही है। मतलब कि यहां पर एक अभिक्रिया ऐसी है CO2 से C6H12O6 का निर्माण कर रही है, और दूसरी अभिक्रिया ऐसी है जिसमें इस H2O का, जल के अणु का प्रकाशीय अपघटन भी हो रहा है। दोनों अभिक्रिया इसमें शामिल हो रही है, एक है ऑक्सीकरण और दूसरी है अपचयन। और ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें CO2 का ऑक्सीकरण व H2O का प्रकाशीय अपघटन होता है। चीज समझ में आई? चलो इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि ये अपने पास में कोई एक ग्रीन प्लांट है, ये अपने पास में कोई एक ग्रीन प्लांट है। इस ग्रीन प्लांट में दिन के समय कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है? एक तो होती है श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को निकाला जाता है। यही CO2 इन्हीं प्लांट्स के द्वारा दिन के समय किस में काम में आती है? प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में। यही CO2 जो दिन में प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है, वो ही आगे चल करके क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन रिलीज करती है। तो आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहे हैं
एक छोटा सा क्वेश्चन कि मानव प्रजाति श्वसन में कौन सी गैस लेती है? ऑक्सीजन। रिलीज कौन सी करती है? CO2। पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? नहीं बेटा, यही तो दिक्कत है। छोटी क्लासों से बस एक ही रट्टा रटे आ रहे हैं कि मानव श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेता है, CO2 को रिलीज करता है। पौधे श्वसन में उस CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आप जो बोल रहे हो पादपों के रेफरेंस में वो क्या है? तो इस कथन को आज सही करो कि जो हरे पौधे हैं, भले हरे पौधे हो, भले मानव हो, भले एनिमल हो, जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं वो हमेशा श्वसन में ऑक्सीजन को लेगी और CO2 को रिलीज करेगी, भले कुछ भी हो जाए। श्वसन है बेटा, ऑक्सीजन नहीं लेगी तो जिएगी कैसे? जो आप बोल रहे हो कि CO2 को लिया जाता है वो है इन्हीं प्लांट की अभिक्रिया, लेकिन कैसी है? प्रकाश संश्लेषण, जिसमें CO2 को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ये तो प्लांट में हो रही है दिन के अंदर प्रक्रिया, ठीक है। और इन्हीं के दौरान जब मानव कांटेक्ट में आता है तो मानव इसी ऑक्सीजन को, जिसको प्लांट भी ग्रहण करता है और मानव इसी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर किसको रिलीज करता है? CO2 को। अब एक और क्वेश्चन कि नाइट में बोला जाता है कि नाइट में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वरना क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो, दिन के समय तो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण पौधों में चलता रहेगा। नाइट के समय क्या होगा? नाइट के समय श्वसन तो ठीक है, क्या प्रकाश संश्लेषण होगा? नाइट के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसको तो ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन जो श्वसन के दौरान CO2 निकली, जो वापस कहाँ जाती है? प्रकाश संश्लेषण में जाती है। और प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं रहा है तो वो CO2 कहाँ जाएगी? CO2 ठिकाने लगती ही नहीं है। इसलिए CO2 पादप की पर्ण की सरफेस पर इकट्ठी होती जाती है और एक प्लांट के ऊपर बहुत सारी लीव्स पाई जाती है, बहुत सारी पर्णें पाई जाती है, तो CO2 का अमाउंट भी कितना हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। अगर एक मानव प्रजाति उस प्लांट के नीचे सो रही है नाइट में, तो ऑक्सीजन तो लेता है, लेकिन प्लांट के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो मानव क्या करता है? वो CO2 को भी इनहेल करना स्टार्ट कर देता है, विच लीड्स टू डेथ, जो क्या करती है? मानव के मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, तो जो है ना मिथ है ना कि पौधों के नीचे नाइट में नहीं सोना चाहिए, उनके ऊपर भूत होते हैं, उस चीज़ को हटाओ। और जो मानव ऑक्सीजन लेता है एंड प्लांट CO2 लेता है, वो वाली सारी चीज़ें जो है अब हटाओ। हाँ बेटा, हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्लांट, फसलें क्या है? किसान खेत में रात को प्लांट्स के बीच में जाके थोड़ी सोते हैं, उनका भी एक एरिया रहता है। तो ऑक्सीजन सिर्फ यूं नहीं है कि प्लांट जो ऑक्सीजन देखा, जब प्लांट ऑक्सीजन देगा उसी टाइम मानव में आएगी। इन्वायरमेंट में भी तो ऑक्सीजन है ना, एनिमल भी तो सर्वाइव करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं जैसे कि कोई एक व्यक्ति अंडरग्राउंड में रह रहा है तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। एनवायरमेंट के अंदर भी तो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो मर जाएगा, ठीक है। और ये भी नहीं है कि एक नाइट में सोने से वो व्यक्ति पूरा का पूरा बस एक नाइट में आज प्लांट के नीचे सोया और सुबह उठा ही नहीं, है ना। इसमें भी कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि CO2 इनहेल करेगा। ये तो है नहीं कि व्यक्ति पूरी नाइट सोता ही रहेगा, बीच में उठेगा भी नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। एक जनरल वे बताया कि किस टाइप से होता है। ओके, हम समझते हैं कि भाई जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ये है, ये सूर्य का प्रकाश है। ये सूर्य के प्रकाश प्लांट के ऊपर, ये प्लांट है, इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, जिससे क्लोरोफिल जो है वो उत्तेजित हुआ और उसने क्या किया, इस H2O को उत्तेजित किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, CO2 से भोजन का निर्माण हो गया। रियल में ये अभिक्रिया एक बहुत बड़ी अभिक्रिया है। और कैसे संपन्न होती है देखो, सबसे पहले ये सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की किरण कहाँ आती है?
सूर्य कहाँ है बेटा? एक्सोस्फीयर में। तो ये बहिर्मंडल से होती हुई, एक्सोस्फीयर से होती हुई अपने पृथ्वी में एंटर कर जाती है, जहां बहुत सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं। आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक सेकंड बेटा, ठीक है। अब बेटा क्या था कि जो प्रकाश की किरण है वो एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद में ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर से होती हुई ये कहां पड़ेगी? प्लांट के ऊपर आएगी। और प्लांट में भी कहां आएगी बेटा? प्लांट में भी आएगी लीव्स पर। लीव्स पर देखो, कोई नहीं, अरे ठीक है, ओके। हाँ बेटा, लीव्स, लीव्स, इस लीव्स पर अगर हमने जिस टाइम एनाटॉमी पढ़ी थी, बताया था कि पर्ण की दो सतह होती है, बाह्य सतह, ऊपरी बाह्य सतह और निचली बाह्य सतह। तो ये लीव्स में भी कहां पर आएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से पहले कहां आएगी? ये क्यूटिकल पर। क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद में एपिडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। उस एपिडर्मिस की बाद में जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसके बाद में ये एंटर कर जाएगी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब कहां पर? हरित लवक, या जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर स्ट्रोमा। हरित लवक की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है। एक दोहरी झिल्ली से आबद्ध कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, जिसके अंदर स्ट्रोमा पाया जाता है, जिसके अंदर ग्रेना होता है। ग्रेना क्या है? थैलेकॉइड का जो समूह है वो है। इस स्ट्रोमा के अंदर थैलेकॉइड, आगे आपको जिस टाइम इस प्रकाश संश्लेषण का स्थल बताएंगे तब हरित लवक के बारे में डिटेल में बताएंगे, और जो सेल वाला चैप्टर है अपने उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के ऊपर कौन है? क्वांटासोम। जैसे वहां पर F0 F1 पार्टिकल थे, ऑक्सीसोम थे, वैसे यहां पर क्या होंगे? क्वांटासोम होंगे। ठीक है, क्वांटासोम, क्वांटासोम के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कैरोटिनॉइड, और कौन से? क्लोरोफिल बी, और कौन से? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। और यहां तक हमने रिएक्शन क्या पढ़ी? देखो बेटा, ये सूर्य का प्रकाश इस क्लोरोफिल पर पड़ते ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट मतलब क्लोरोफिल ए पर जैसे ही पहुंचेगा फिर दो प्रक्रिया अपने आप हो ही रही है। वैसे भी क्या कि ये एनवायरनमेंट से तो ये एनवायरनमेंट से तो CO2 को एब्जॉर्ब कर ही रहा है, और ये भूमि से क्या ले रहा है? H2O ले ही रहा है, और इन दोनों को मिला करके किसका निर्माण कर लेगा? C6H12O6 का निर्माण कर लेगा, और क्या करेगा? 6O2 को रिलीज कर लेगा, उसी के साथ में जल के मॉलिक्यूल को निकाल देगा। रियल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ये है, जो हम डेफिनेशन बोलते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करते हैं वातावरण से और मृदा से जल लेते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। सही थी, लेकिन जैसी क्लास वैसी अपनी डेफिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। किस तरीके से? ये चीज समझ में आई बेटा?
ये अपने पास में फोटोसिंथेसिस की पूरी अभिक्रिया है। ओके, आगे हम क्या देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो होता कहाँ पर है? ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने पिगमेंट्स पाए जाते हैं? हमने एल्गी के अंदर पढ़ा था कि जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट में है, उसके अंदर 3 पिगमेंट होते हैं। कितने पिगमेंट होते हैं? कौन कौन से? सबसे पहला क्लोरोफिल, फिर कैरोटीनॉइड्स, उसके बाद फाइकोबिलिन्स। ठीक है, क्लोरोफिल की बात करें तो कितने टाइप का होता है बेटा? 9 टाइप का। उसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। कैरोटीनॉइड की बात की तो कितने टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन सा? कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन की बात करें तो 3 टाइप का, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। जेंथोफिल की बात करें तो जो हमारे जेंथोफिल काम आया था फियोफाइसी में, क्या था? फ्यूकोजेंथिन, वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, जियाजेंथिन, ल्यूटिन, ये सारे क्या है? इस जेंथोफिल के टाइप है। फिर बात करते हैं तीसरे फाइकोबिलिन्स की, और फाइकोबिलिन्स कितने टाइप का था? 2 टाइप का था। एक उसमें आया था फाइकोसाइनिन और एक उसमें आया था फाइकोएरिथ्रिन। कहाँ पढ़ा था? रेड एल्गी के अंदर पढ़ा था, और हमने पढ़ा था नील हरी शैवाल के अंदर पढ़ा था। ठीक, समझ में आई? तो आप पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करते हैं। ये आपका फोटोसिंथेसिस। हाँ बेटा।